नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि हाल ही में सरकार ने 5G स्पेक्ट्रम की लाइसेंसिंग प्रक्रिया शुरू की है। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर ये स्पेक्ट्रम क्या होता है। सही मायने में देखा जाए स्पेक्ट्रम अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो आज के लेक्चर में हम सब जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा कि सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है और इससे निकलने वाले जो विकिरण होते हैं उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं जिनको हिंदी में विद्युत चुंबकीय विकिरण कहा जाता है, तो ये विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होते हैं? देखिए, विद्युत चुंबकीय विकिरण एक प्रकार की ऊर्जा है और विद्युत चुंबकीय विकिरण को सामान्यतः विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहा जाता है। अंग्रेजी में विद्युत चुंबकीय तरंग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। तो कल को यदि हमको परिभाषित करना हो कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, तो हम कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग एक ऐसी तरंग है जो माध्यम में प्रसारित होने के दौरान अपने आसपास विद्युतीय क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र का विकास करती है। अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव है जब ये मीडियम में प्रोपोगेट करती है तो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को संयुक्त रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। तो जिस भी क्षेत्र में विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रसार होगा वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का विकास होगा। आपको पता होना चाहिए कि जो रेडियो तरंग होती है ये एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ये जो सूक्ष्म तरंग यानी माइक्रोवेव होती है ये भी एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इसी तरीके से इंफ्रारेड हो गया, इसी तरीके से विजिबल लाइट हो गया, फिर हमारा अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, ये सारे हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की श्रेणी में आते हैं। तो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कैसे डिफाइन किया जाए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो माध्यम में प्रसारित होने के दौरान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का विकास करती है। तो आप मेरी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ फ्रीक्वेंसीज मेंशन है और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे रेडियो वेव हो गया, माइक्रोवेव हो गया, इंफ्रारेड हो गया, अल्ट्रावायलेट हो गया, एक्सरेज हो गया, गामा रेज हो गया। तो बीच में जो बल्ब बना ये इंडिकेट कर रहा है आपका विजिबल लाइट को। तो ये पूरा का पूरा जो डायग्राम है ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का डायग्राम आप कह सकते हैं। टेक्निकली ये जितने भी रेडिएशंस हैं इन सारे रेडिएशंस को इंडिविजुअली आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहेंगे। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ रेडियो वेव से, तो रेडियो वेव एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। फिर मैं बोलूंगा माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। फिर मैं कहूंगा इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और फिर ये जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। अल्ट्रावायलेट भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, एक्स रेज भी एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और गामा रेज भी एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इनकी यदि गिनती करें तो टोटल होते हैं 7। अब इन सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ डिफरेंट यानी भिन्न भिन्न आवृत्ति वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण हैं। जैसे यहां पर यदि बात की जाए तो सबसे कम आवृत्ति वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण कौन सा होगा, यानी सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडियो वेव होगा और सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा वो होगा गामा रेज। तो ये जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर बन रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, यही ऑर्डर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का निर्माण करता है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बताया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में 7 अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आते हैं जिनको हम लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी की ओर अरेंज करते हैं। याद रखना अरेंजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। अब यहां पर आप देख रहे हैं अरेंजमेंट किस तरीके से प्रॉपर है। रेडियो वेव से हमने स्टार्ट किया, आखिरी में हम कहां पे गए, गामा रेस। फिर आप ये जो वेव का डायग्राम देख रहे हैं, ये जो वेव है बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की यदि अपन बात करें तो इसका जो रिजेंबलेंस है वो साइन थीटा से होता है। मतलब ये जो वेव होती है ये साइन थीटा जैसी दिखती है। तो जाहिर सी बात है कभी भी यदि आप इस वेव को पहचानने जाओगे तो इस वेव जैसे ही आप यहां पे देख रहे हो ये जो पर्टिकुलर वेव है ये साइन थीटा की वेव है। क्लियर हुआ ये? तो ये एक्चुअली क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, इससे हमको पता पड़ रहा है कि यहां पर वेवलेंथ ज्यादा है और वेवलेंथ जब भी ज्यादा होती है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आप देखेंगे जैसे हम रेडियो वेव से गामा रेस की ओर जा रहे हैं वैसे वैसे समय के साथ आप देखेंगे वेवलेंथ आपकी कम होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए वेवलेंथ कम हो रही है आपकी, फिर अब वेवलेंथ कम हुई और जैसे जैसे वेवलेंथ कम होती चली जाएगी वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी। तो इस डायग्राम से आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होगा आपको इस डायग्राम से कि यहां पर रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है यानी इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है और यहां पर गामा रेस की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है यानी इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ठीक है, बीच में अपन बात करें, देखिए ये जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को आप विजिबल लाइट से नहीं देख सकते। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की यदि चर्चा करें तो इसको आप अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। इसका एक छोटा सा पोर्शन ही है जिसको आप अपने नेकेड आई से देख सकते हो और ये जो छोटा सा पोर्शन
रेडिएशन है इसको कहा जाता है विजिबल लाइट, यानी हिंदी में बोलते हैं दृश्य प्रकाश। तो दृश्य प्रकाश को ही आप क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो। अभी जो दृश्य प्रकाश है बेसिकली इसमें आप देखेंगे उसमें वही प्रकाश सम्मिलित किया जाता है जो वास्तविकता में देखा जाए तो सूर्य का प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश का वास्तविक रंग क्या होता है, सफेद होता है। तो सूर्य के प्रकाश का वास्तविक रंग क्या है, सफेद है। और ये जो सफेद रंग है ये स्प्लिट होता है। तो ये जो सूर्य का प्रकाश का वास्तविक रंग होता है ये सफेद होता है। और ये जो सफेद रंग है जब इस सफेद रंग को अपन स्पेक्ट्रम से पास करते हैं तब यही सफेद रंग आपका 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है, यानी 7 अलग अलग रंगों में डिवाइड हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, ठीक है। तो ये जो विजिबल लाइट है, तो विजिबल लाइट में यदि अपन बात करें तो देखिए ये विजिबल स्पेक्ट्रम हो गया हमारा। अभी जो विजिबल स्पेक्ट्रम है इसमें बहुत सारे कलर्स देख रहे होंगे आप, ठीक है। ये वही कलर्स हैं बेसिकली जिनको हम देख सकते हैं। तो आप टेक्निकली कह सकते हो कि भैया ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा भाग है जिसको हम नेकेड आई से देख पाते हैं। बाकी रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। क्लियर हुआ ये चीज। यहां पर आपको वेवलेंथ भी मेंशन है, आपको विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ आपको दी हुई है। और नीचे यदि अपन बात करें तो यहां पर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में भी दी है। तो वेवलेंथ आपको जो दी हुई है वो नैनोमीटर्स में दी हुई है, ठीक है। तो नैनोमीटर्स में आप देख पा रहे हैं, ठीक है। यहां पर 0.0005 नैनोमीटर से स्टार्ट होके ये आप देखिए यहां तक ये पहुंच रहा है विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम, ठीक है। साथ ही साथ यदि अपन एनर्जी की बात करें तो ये जो एनर्जी है ये इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट से स्टार्ट हुई है और ये एनर्जी भी आप देख रहे हैं किस तरीके से आगे बढ़ रही है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। जितना भी मैंने पोर्शन समझाया इसमें मैंने आपको क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो कल को यदि आपसे कोई टेक्निकली पूछता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंप्राइजेस ऑफ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और कल को यदि कोई पूछता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है तो आप कहोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंप्राइजेस ऑफ 7 डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। नंबर 1 रेडियो वेव, सेकंड माइक्रोवेव, थर्ड इंफ्रारेड, फोर्थ विजिबल लाइट, फिफ्थ अल्ट्रावायलेट, सिक्स्थ एक्सरे एंड सेवेंथ गामा रे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने ये जो स्लाइड है इसमें क्लियरली मेंशन कर दिया है कि कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, संचार के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे यदि अपन बात करें तो सबसे पहला होता है हमारा रेडियो वेव। अब रेडियो वेव की जो वेवलेंथ अभी मैं बता चुका हूं पिछली स्लाइड में ज्यादा होती है, रेडियो वेव की वेवलेंथ ज्यादा होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो संचार एवं प्रसारण तंत्र के विकास में रेडियो तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, याद रखिएगा। इसी तरीके से जो माइक्रोवेव्स है तो माइक्रोवेव को हम कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं, खासकर जीपीएस कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं, रडार कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं और इन्हीं माइक्रोवेव्स को हम कुकिंग में भी यूज करते हैं, ठीक। इसके बाद इंफ्रारेड हो गई। ऐसा माना जाता है देखिए जब हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होती है सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। ये इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में ही ट्रांसमिट होती है। जैसे आपने घर में कहीं पर आग जली हुई है, अब ये जो आग इसकी तपिश आप तक पहुंच रही है, दैट मींस ये जो तपिश पहुंची ये हीट के फॉर्म में। अब ये जो हीट है किस फॉर्म में आप तक पहुंचेगी, ये इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में पहुंचेगी, ठीक है। इसके बाद यदि अपन बात करें विजिबल लाइट, अभी मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसी ये मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का यही भाग है जिसको आप नेकेड आई से देख सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ यदि अपन बात करें अल्ट्रावायलेट, तो अल्ट्रावायलेट तो हमारी स्किन के लिए काफी हार्मफुल माना जाता है। अल्ट्रावायलेट को भी 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। तो ए और बी तो जनरली यदि अपन बात करें तो इतने हार्मफुल नहीं होते, लेकिन सी का फ्रीक्वेंसी ए बी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है, तो हमारे लिए काफी हार्मफुल माना जाता है अल्ट्रावायलेट सी को, ठीक है। ये हमारी अब देखें कई सारी फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होती हैं जिनसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस निकलते हैं, ठीक है। तो ओजोन लेयर की वजह से तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन कई सारे फ्लोरोसेंट लैंप से निकलने वाले, फ्लोरोसेंट ट्यूब से निकलने वाले जो रेडिएशंस होते हैं, कई सारे फ्लोरोसेंट ट्यूब से निकलने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ये हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है। इसका एक्सरेज हम सबको बताया कि हमारे बॉडी के अंदर के जितने कंपोनेंट्स हैं, हार्ड कंपोनेंट्स जैसे हड्डियों को देखने के लिए एक्सरेज को यूज किया जाता है, मतलब ये हमारी स्किन को पेनिट्रेट कर लेते हैं और हमारे अंदर का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है उसको हम एक्सरेज के माध्यम से देख सकते हैं। और आखिरी में आते हैं गामा रेज। आपको पता होना चाहिए कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है यहां पर बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए, ठीक है ना, या कई बार कैंसर के ट्रीटमेंट में भी गामा रेज को यूज किया जाता है, क्योंकि कैंसर कोशिकाएं जो इरेगुलरली लगातार अपने आप को डिवाइड करती जाती हैं, फैलती चली जाती हैं, इनको खत्म करने में भी गामा रेडिएशंस की इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। तो इस स्लाइड में यहां पर मैंने इनके एप्लीकेशंस बता दिए कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इनके पर्टिकुलर एप्लीकेशन क्या होते हैं। चलिए अब यहां पर बात कर लेते हैं साइज की। कई बार हमारे दिमाग में आता है कि भैया जो रेडिएशंस होते हैं इनका साइज किस तरीके से होता होगा, ठीक है। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में कि गामा रेडिएशन है, गामा रेडिएशन का जो वेवलेंथ होता है 10⁻⁻⁴
-12 मीटर होता है। गामा रेडिएशन का जो वेवलेंथ है 10⁻12 मीटर है और इसका जो साइज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है एटम के न्यूक्लियस के बराबर, ठीक है ना। तो एटम के न्यूक्लियस के बराबर गामा रेडिएशन का साइज होता है। फिर हम आते हैं एक्सरे, तो एक्सरे का जो वेवलेंथ होता है 10⁻10 मीटर होता है और इसका जो साइज होता है एक एटम के ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। इसके बाद बात करते हैं अल्ट्रावायलेट, इसका जो साइज है वो 10⁻8 मीटर है और इसका जो साइज होता है, मतलब यदि अपन कंपेयर करेंगे किसके तुल्य है, किसकी तुलना में है ये, तो ये मॉलिक्यूल की तुलना में। फिर यहां पर विजिबल लाइट की बात करेंगे तो 0.5 इंटू 10⁻6 ये वेवलेंथ होती है और जो प्रोटोजोआ है उसके ऑलमोस्ट कंपैरिजन में आ जाता है इसका साइज। फिर इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड पिन पॉइंट्स की तरह होता है। फिर माइक्रोवेव की यदि अपन बात करेंगे तो हनी बी की तरह होता है, ठीक है। तो ये मतलब एक जनरल आइडिया लग रहा है आपको कि भाई ये साइज किस तरीके से वैरी कर रहा है। तो इस साइज से आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि एटॉमिक न्यूक्लियाई की यदि अपन बात करें तो सबसे छोटा साइज है, वहीं यदि आप देखेंगे ह्यूमन बीइंग्स एंड बिल्डिंग्स ये सबसे बड़ा साइज होता है। तो यहां से पता चलता है कि रेडियो वेव का आपका जो वेवलेंथ है सबसे ज्यादा है और गामा रे का जो वेवलेंथ है सबसे कम है। तो फ्रीक्वेंसी भी आप यहां से बता पाओगे, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपकी गामा रेस की है और सबसे कम फ्रीक्वेंसी आपकी रेडियो वेव की। दैट्स व्हाई रेडियो वेव्स आर इन द कम्युनिकेशन। और दूसरा आपको पता होना चाहिए जो रेडियो वेव्स का जो प्रोपगेशन होता है वो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल नहीं होता है। सो एट प्रेजेंट वी आर यूजिंग रेडियो वेव्स एज वेल एज माइक्रोवेव्स इन द कम्युनिकेशन इंडस्ट्री। इन दोनों को हम यूज करते हैं। तो कल को यदि हम कहते हैं ना कि सरकार स्पेक्ट्रम के लाइसेंस जारी करने वाली है, ठीक है, यानी अब लाइसेंस जारी करने की जो प्रक्रिया होती है वो सरकार के द्वारा जो अपनाई जाती है उसे ऑक्शन कहा जाता है। ऑक्शन के माध्यम से स्पेक्ट्रम की नीलामी जब करेंगे तो अब किसकी नीलामी करेंगे? क्या ये एक्सरेज की नीलामी करते हैं, गामा रेज की? नहीं, आंसर है यहां पर रेडियो वेव्स की यहां पर नीलामी की जाती है। चलिए, अब ये जितने भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेडिएशंस आते हैं, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन, दूसरे होते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। अब यहां पर ये जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं, तो आयोनाइजिंग रेडिएशंस भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आयोनाइजिंग रेडिएशन उन रेडिएशंस को कहा जाता है जब ये मीडियम में प्रोपोगेट करते हैं तब ये किसी भी एटम के कांटेक्ट में आने के बाद उसके आउटर मोस्ट शेल को, उसके आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेते हैं। याद रखना ये, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब मीडियम में प्रोपोगेट करेगा और किसी भी एटम के कांटेक्ट में आएगा तब ये उस एटम के आउटर मोस्ट शेल से यदि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेता है तब कहते हैं ये प्रक्रिया आयोनाइजेशन कहलाती है। और इसी तरीके से कोई भी एटम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए आयोनाइजिंग रेडिएशन को काफी खतरनाक माना जाता है। हिंदी बोलते हैं आयनीकृत विकिरण। तो यहां पर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थे उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला होता था आयोनाइजिंग रेडिएशन, दूसरा होता था नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन उन रेडिएशन को कहा जाता है जो एटम को आयन में कन्वर्ट कर देते हैं, और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जब ये मीडियम में प्रोपोगेट होंगे तब जब ये किसी भी एटम के कांटेक्ट में आएंगे तो एटम में कांटेक्ट, जैसे ही एटम से कांटेक्ट करेंगे तो ये याद रखना ये उसका आयोनाइजेशन नहीं करेंगे, यानी उसको आयन में कन्वर्ट नहीं करेंगे। उल्टा ये क्या करेंगे, ये उस पर्टिकुलर एटम की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देंगे। तो वो एटम क्या करेगा, अपने मेन पॉइंट पर रहकर क्या करने लग जाएगा, कंपन करने लग जाएगा, वाइब्रेट करने लग जाएगा। बस इतना ही होगा, ठीक है। मतलब वो एटम आयन में परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे तो जैसे सपोज करें कि आयोनाइजिंग रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, कौन कौन से ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो आयोनाइजिंग रेडिएशन की कैटेगरी में आते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया। एक्सरे और गामा रे ये दोनों आयोनाइजिंग रेडिएशन की कैटेगरी में आते हैं। जबकि यदि बात करें तो विजिबल लाइट हो गया, फिर रेडियो वेव हो गया, फिर इंफ्रारेड हो गया, फिर माइक्रोवेव हो गया, ये आपके नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? चलिए, अब ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जैसे है क्या, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है और रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के माध्यम से ही हम अपने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को जनरेट करते हैं। तो कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग जनरेट करने में रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट होता है। तो देखिए स्लाइड में आपको क्लियरली मेंशन है, द रेडियो स्पेक्ट्रम इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विद फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम 0 हर्ट्ज
टू 3000 हर्ट्ज, याद रखना। तो ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज है मतलब 0 हर्ट्ज से लेके 0.5 हर्ट्ज मान लो, 0.5 हर्ट्ज से लेके 3000 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं ये रेडियो स्पेक्ट्रम का पार्ट होती हैं। मतलब कल को यदि मुझे कम्युनिकेशन जनरेट करना है, चाहे 2G 3G 4G 5G जिस भी जनरेशन का हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को ही यूज करना पड़ेगा, तभी मेरा नेटवर्क क्या होगा, नेटवर्क बैंड मेरा चौड़ा होता चला जाएगा। और जैसे जैसे मेरा नेटवर्क बैंड चौड़ा होता चला जाएगा मैं ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स को क्या कर पाऊंगा, नेटवर्क से जोड़ पाऊंगा। तो एक चीज आपको यहां पर आंसर मिल गया होगा कि आखिर ये स्पेक्ट्रम की नीलामी क्यों की जाती है, ताकि नेटवर्क का दायरा बढ़े, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स को हम जोड़ पाएं, और जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स जुड़ पाएंगे हमसे, वैसे वैसे हम कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को एलोबरेट कर पाएंगे, एक्सप्लोर कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी में याद रखना रेडियो स्पेक्ट्रम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब होता क्या है कि रेडियो वेव्स की प्रॉपर्टी होती है कि इनमें इंटरफेरेंस की समस्या आ जाती है। इंटरफेरेंस की समस्या से बचने के लिए इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने कुछ पैरामीटर्स बनाए हुए हैं, ठीक है। अब ये जो पैरामीटर्स हैं वो हर देश को फॉलो करने पड़ते हैं। यहां पर आप अपने मन से रेडियो फ्रीक्वेंसीज को यूज नहीं करेंगे, जो पैरामीटर्स आईटीयू ने बनाए उन्हीं फ्रीक्वेंसी को आप यूज करेंगे, याद रखिएगा, उन्हीं पैरामीटर्स के अनुसार आप रेडियो फ्रीक्वेंसीज को यूज करते हैं। अब क्लियरली मेंशन है स्लाइड में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रेडियो स्पेक्ट्रम आर एलोकेटेड बाय द आईटीयू फॉर डिफरेंट रेडियो ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को भी हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। तो जब रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, याद करो, ये बताया था मैंने, कहां से स्टार्ट होता है, लगभग 0.5 हर्ट्ज, कहां तक जाता है, 3000 हर्ट्ज, ठीक है। तो 0.5 हर्ट्ज से स्टार्ट हुआ, जैसे अभी प्रीवियस स्लाइड में जाएंगे, देखिए 0.5 हर्ट्ज से स्टार्ट होकर कहां पर आता है, 3000 हर्ट्ज तक जाता है, ठीक है। अच्छा, कई लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज, इसका ऑर्डर क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, फ्रीक्वेंसी की सबसे छोटी जो यूनिट होती है उसको हर्ट्ज कहा जाता है, हर्ट्ज से बड़ी जो यूनिट होती है उसको किलो हर्ट्ज कहा जाता है, किलो हर्ट्ज से जो बड़ी यूनिट होती है उसको मेगा हर्ट्ज कहा जाता है, मेगा हर्ट्ज से जो बड़ी यूनिट होती है उसे क्या कहा जाता है, गीगा हर्ट्ज कहा जाता है, और गीगा हर्ट्ज से जो बड़ी यूनिट होगी इसको क्या कहा जाता है, टेरा हर्ट्ज कहा जाता है। तो ये ऑर्डर होता है यहां पर। तो यहां पर यदि अपन बात करें तो ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है स्टार्ट होता है 0.5 हर्ट्ज, मान लो मैं 0.5 हर्ट्ज से कहां तक जाता है आपका, 3000 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। तो ये जो 3000 गीगाहर्ट्ज है इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, आप 1000 से भाग दोगे तो 1000 से भाग दोगे तो ये बन जाएगा 3 टेराहर्ट्ज। क्लियर हुआ? इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली क्या आईटीयू ने क्या किया है, आईटीयू ने रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को कई भागों में बांट दिया है। तो कई भागों में बांटने के बाद जो जनरेट होता है उनको फ्रीक्वेंसी बैंड्स कहा जाता है। याद रखिएगा, यहां पर एक शब्द आ रहा है फ्रीक्वेंसी बैंड। तो फ्रीक्वेंसी बैंड, कल को यदि सपोज करो कोई आपसे पूछता है ये फ्रीक्वेंसी बैंड क्या है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, आप क्लियरली बता पाओगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, और रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो कि 0.5 हर्ट्ज से 3000 गीगाहर्ट्ज तक जाता है, इसको आईटीयू ने क्या किया, इंटरफेरेंस रोकने के लिए कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और ये जो एक इंडिविजुअल पार्ट होता है ये फ्रीक्वेंसी बैंड कहलाता है। क्लियर हुआ ये चीज? और इन्हीं फ्रीक्वेंसी बैंड्स के थ्रू हम 40 प्रकार की रेडियो कम्युनिकेशन सर्विसेज को जनरेट करते हैं, जिसे आईटीयू ने अपने रेडियो रेगुलेशंस में डिमॉन्स्ट्रेट किया हुआ है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि हर देश नेटवर्क का दायरा बढ़ा रहा है, और नेटवर्क को एक्सपेंड करने में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बहुत बड़ा रोल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आज की डेट में एक सीमित संसाधन हो चुका है, इसलिए कोशिश क्या की जाती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का जो फ्रीक्वेंसी बैंड है उसको कैसे भी करके इंक्रीज किया जाए। क्लियर हुआ ये चीज? मतलब शुरुआत में जब हमने रेडियो टेक्नोलॉजी को यूज करना स्टार्ट किया होगा तो यहां पर हमने कम फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स को यूज करना स्टार्ट किया होगा, ठीक है। फिर अब समय के साथ हम क्या कर रहे हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाते चल रहे हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाने का दायरा जैसे जैसे बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे हमारे नेटवर्क की एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ती चली जा रही है और स्पीड भी बढ़ती चली जा रही है। एक सिंपल सा एग्जांपल है, आज कोई भी आपसे कहेगा एक काम करो 2G को कंपेयर करो 5G से, तो आपको पता होगा 2G कम फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो वेव्स है, 5G क्या ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो वेव्स है, ठीक है। तो अब इन्हीं जितनी भी रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं, इन रेडियो फ्रीक्वेंसीज को समझने के लिए हमको फ्रीक्वेंसी बैंड समझना पड़ेगा। तो यहां पर आप देखेंगे ये जो आईटीयू ने अलग अलग बैंड्स बना के रखे हुए हैं,
इन बैंड्स के नाम आप यहां पे देखेंगे। सबसे पहला जो बैंड होता है उसे हम बोलते हैं ट्रिमेंडसली लो फ्रीक्वेंसी, ट्रिमेंडसली लो फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट में बोलते हैं टीएलएफ। तो ये जो टीएलएफ बैंड है आपको समझ में ही आ रहा होगा नाम से, बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी वाला बैंड है। और यहां पर यदि अपन बात करेंगे तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो लगभग 3 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वर्तमान दौर में कोई ज्यादा प्रभावशाली नहीं मानी जाती है, तो इसका एज सच कोई बहुत बड़ा एप्लीकेशन यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। अगला जो फ्रीक्वेंसी बैंड आता है वो था एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट में इसको ईएलएफ बोलते हैं। ठीक है, आईटीयू ने अपने बैंड नंबर में इसको पहला बैंड, मतलब इसका जो बैंड नंबर है वो क्या है, फर्स्ट है। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो यहां पर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 3 से 30 हर्ट्ज, याद रखिएगा 3 से 30 हर्ट्ज। ठीक है, किसमें इसको यूज किया जा सकता है, याद करिएगा, इसमें इसे यूज कर सकते हैं हम कम्युनिकेशन विद सबमरीन्स में, यानी सबमरीन जो पनडुब्बी होती है, दो पनडुब्बियां आपस में संचार स्थापित करने में एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी बैंड को यूज कर सकती हैं। इसके बाद आता है हमारा सुपर लो फ्रीक्वेंसी, जिसको शॉर्ट में एसएलएफ कहा जाता है। इसका आईटीयू बैंड नंबर क्या है, 2 है। और यहां पर किन फ्रीक्वेंसीज को यूज किया जाएगा, 30 से 300 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को यूज किया जाएगा, यानी ऐसी रेडियो तरंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज से 300 हर्ट्ज के बीच होती है, इनको हम सुपर लो फ्रीक्वेंसी में इंक्लूड करेंगे। फिर एप्लीकेशन क्या बनता है, कम्युनिकेशन विद सबमरीन्स। इसके बाद आते हैं अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी में, यूएलएफ बैंड संख्या इसकी 3 हो जाती है। और यहां पर जो फ्रीक्वेंसीज है ये फ्रीक्वेंसी रेंज होते हैं 300 से 3000। अगेन कम्युनिकेशन विद सबमरीन्स, और माइंस के अंदर जो खान होती है उनके अंदर कम्युनिकेशन करने में भी हम इसका यूज करते हैं इन फ्रीक्वेंसीज का। और साथ ही साथ लैंडलाइन टेलीफोन और फैक्स मशीन्स पे फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में इस फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे हमने ये लगभग देखा जाए तो 4 बैंड्स डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन जो हमारी स्टार्टिंग होती है एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी से होती है, इसलिए बैंड क्रमांक संख्या इसकी क्या है, 1। इसके बाद वेरी लो फ्रीक्वेंसी, वेरी लो फ्रीक्वेंसी की यदि अपन बात करें तो अब ये 3 से 30 किलो हर्ट्ज हो जाता है। ठीक है, 3 से 30 किलो हर्ट्ज मतलब वो रेडियो, ऐसी रेडियो तरंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज से 30 किलोहर्ट्ज के बीच होती है, इनका जो बैंड बनता है उसको क्या कहा जाता है, वेरी लो फ्रीक्वेंसी बैंड। तो आप लोग कोशिश करिएगा आप हर फ्रीक्वेंसी बैंड की खुद से डेफिनेशन बना पाए। ठीक है, हर फ्रीक्वेंसी बैंड में कुछ ना कुछ रेडियो तरंगों को इंक्लूड किया गया है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज आपको पता होनी चाहिए। आईटीयू ने बैंड नंबर इसका क्या दिया है, 4 दिया हुआ है। कहां पर इनको यूज कर सकते हैं, नेविगेशन, टाइम सिग्नल, कम्युनिकेशन विद सबमरीन्स, वायरलेस, हार्ट मॉनिटर्स और जियोफिजिक्स में आप इनको यूज कर सकते हैं इन फ्रीक्वेंसीज को। अगला आता है लो फ्रीक्वेंसी, ये होती है 30 किलोहर्ट्ज से 300 किलोहर्ट्ज। और फिर मीडियम फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी होती है 300 किलोहर्ट्ज से 3000 किलोहर्ट्ज। तो देखिए एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, जैसे ही आप 3000 को टच करोगे, आप थोड़ा सा प्रोसेस यदि समझोगे तो 3000, तो इसको भाग दे देते हैं 1000 से, 1000 से जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा मेगाहर्ट्ज में। ठीक है, तो 3000 किलोहर्ट्ज को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 मेगाहर्ट्ज भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। हाई फ्रीक्वेंसी बैंड का जो बैंड नंबर है वो कितना है, 7 है। ठीक है, अब इसमें 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज को यूज किया जाता है। अब यहां पर यदि अपन बात करें एमेच्योर रेडियो, एमेच्योर रेडियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एमेच्योर रेडियो क्या होता है, यूनिवर्सिटी कैंपसेस हो गए या बहुत सारे अन्य जो प्रेमाइसेस हो गए, उनमें क्या होता है, कई बार हमको किसी सूचना को प्रोसेस करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह हमको सूचना ट्रांसमिट करनी होती है। तो यहां पर क्या होता है कि हम एक तरह का रेडियो लाइसेंस जनरेट ले लेते हैं उसके लिए, उसे हम एमेच्योर रेडियो कहते हैं। इसको एक हैम रेडियो के नाम से भी जाना जाता है। तो कई सारी यूनिवर्सिटीज की अपनी हैम कम्युनिटी होती है, तो कैंपस के अंदर चलने वाला जो रेडियो है वो हैम रेडियो होगा, और हैम रेडियो मतलब एमेच्योर रेडियो। तो एमेच्योर रेडियो याद रखना, इसके लिए भी लाइसेंस लिया जाता है, इसका भी लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन ये कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं होता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी यूज करता है वो 3 से 30 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को यूज करता है। फिर इसके बाद वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, इसमें बैंड संख्या क्या हो जाती है, 8 हो जाती है। और इसमें फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स की कितनी होगी, रेडियो वेव्स की 30 से 300। अब एफएम आप देखेंगे, जैसे आपने 98.3 हो गया, आपका 101.6 हो गया, जितने भी ये चैनल्स होते हैं आपके, तो ये क्या है, इसी रेंज में आ रहे हैं। अधिकांश चैनल 30 से 300 मेगाहर्ट्ज में आ रहे हैं। तो देखो सबसे पहला एप्लीकेशन एफएम ब्रॉडकास्ट लिखा है, फिर टेलीविजन ब्रॉडकास्ट हो गया, फिर केबल टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग हो गया, फिर रडार हो गया, लाइन ऑफ साइट, ग्राउंड टू एयरक्राफ्ट, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब होता है आमने सामने, एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन, दो एयरक्राफ्ट फ्लाइट मोड में है, आपस में फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उनकी फ्लाइट जनरेट हो चुकी है, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए ये भी क्या करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी को यूज करेंगे। ठीक है, कॉर्डलेस फोन हो गया, एमेच्योर रेडियो, वेदर रेडियो, ये सब इसके क्या हो गए, एप्लीकेशंस हो गए। ठीक, अगला जो बैंड होता है उसको अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड कहा जाता है। इसका बैंड संख्या 9 है, और यहां पर जो फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है वो 300 से 3000 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को यूज किया जा रहा है। इनके भी अपने अपने एप्लीकेशंस हैं, आप देखिए, आपको स्क्रीन में दिखेंगे। ठीक है, इसके बाद
सुपर हाई फ्रीक्वेंसी 3 गीगाहर्ट्ज से 30 गीगाहर्ट्ज, बैंड संख्या क्या है 30 है। और इनको रेडियो एस्ट्रोनॉमी हो गया, माइक्रोवेव डिवाइसेस हो गया, आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हो गया, रडार्स हो गया, इन सब जितने भी आपके गैजेट्स होते हैं उनमें इन फ्रीक्वेंसीज को यूज किया जाता है। फिर एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी हो गया, बैंड संख्या इसमें 11 है और यहां पर 30 से 300 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है। फिर आ जाता है आपका टेराहर्ट्ज या ट्रेमेंडस हाई फ्रीक्वेंसी, इसे टीएचएफ कहा जाता है। इसका बैंड क्रमांक क्या है 12 और यहां पर जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 300 गीगाहर्ट्ज से 3000 गीगाहर्ट्ज। तो याद करो जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था 0.5 गीगाहर्ट्ज से 3000 गीगाहर्ट्ज तक आती है और ये देखिए 3000 गीगाहर्ट्ज हो गया। तो ओवरऑल आईटीयू ने क्या किया है, अब यहां पर हम लोग अपना कॉन्सेप्ट मेंशन कर लेते हैं। आईटीयू ने क्या किया है, 3 हर्ट्ज से 3000 गीगाहर्ट्ज तक की रेडियो फ्रीक्वेंसीज को 12 बैंड्स में डिवाइड किया है, 12 बैंड्स में डिवाइड किया है, ये कॉन्सेप्ट है। तो सबसे आखिरी बैंड इसमें क्या जाता है, टेराहर्ट्ज और ट्रिमेंडसली हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। क्लियर हुआ? तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा है जैसे जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी, जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहलाएगा एंड दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैन बी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी टू। अब यहां पर एक इंस्टीट्यूशन है यूएस बेस्ड जिसका नाम है IEEE, इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, शॉर्ट में इसको क्या कहा जाता है IEEE कहा जाता है। ये मेरी स्लाइड में आप देखेंगे। तो ये जो IEEE नाम का इंस्टीट्यूशन है इसने क्या किया है, इसने ये रेडियो वेव्स जितने भी इनके कुछ स्टैंडर्ड्स बना लिए इसने, ठीक है। और ये कब बने थे, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बने थे, ठीक है। और इससे कहीं ना कहीं क्या होता है, कुछ विशेष रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड्स को हम डिफाइन भी कर देते हैं, ठीक है। तो रडार फ्रीक्वेंसी बैंड्स अकॉर्डिंग टू IEEE स्टैंडर्ड, क्योंकि हुआ क्या था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएस युद्ध लड़ रहा था तो इनके जो एयरक्राफ्ट थे वो भी क्या करते थे, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को यूज करते थे। तो रडार से भी कम्युनिकेशन होता था, क्योंकि आपने देखा होगा कि एयरक्राफ्ट को ठीक तरीके से फंक्शन करने के लिए रडार की जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारे ऐसे रडार जो यूज किए जा रहे थे, कुछ ग्राउंड में यूज किए जा रहे थे, कुछ एयरक्राफ्ट में यूज किए जा रहे थे, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर काम कर रहे थे। तो IEEE ने क्या किया, कुछ स्टैंडर्ड्स यानी कुछ मानक तैयार कर लिए और इनको क्या बोला कि IEEE रडार बैंड्स। तो ये बैंड्स आज बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, क्योंकि भारत भी जो अपने सैटेलाइट्स को प्रक्षेपित करता है तो इन सैटेलाइट्स के प्रक्षेपण में भी इन फ्रीक्वेंसी बैंड्स को यूज किया जाता है, ठीक है। लेट्स बिगिन विथ HF। HF का मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। अब यहां पर यदि अपन बात करें तो जो फ्रीक्वेंसी है 0.003 गीगाहर्ट्ज से 0.003 गीगाहर्ट्ज के बीच, मतलब ऐसी रेडियो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 0.003 गीगाहर्ट्ज से 0.003 गीगाहर्ट्ज के बीच होती है, ऐसी रेडियो वेव्स को कलेक्टिवली हाई फ्रीक्वेंसी बैंड कहा जाता है। इस तरीके से डेफिनेशन बनती है, ठीक है। इसके बाद आता है VHF। VHF का फुल फॉर्म होता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करोगे, ऐसी रेडियो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 0.03 गीगाहर्ट्ज से 0.3 गीगाहर्ट्ज के बीच होती है, ऐसी रेडियो वेव्स को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। थर्ड नंबर पे आता है UHF यानी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। तो ऐसी रेडियो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 0.3 गीगाहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज के बीच होती है, ऐसी रेडियो वेव्स को कलेक्टिवली UHF बैंड कहा जाता है। इसके बाद आता है L बैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा L बैंड। कई सारे रडार्स होते हैं जो इन फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं, तो ऐसे रडार्स को L बैंड रडार कहा जाता है। और कई सारे ट्रांसपॉन्डर जो सैटेलाइट में असेंबल किए जाते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट में, वो भी क्या करते हैं, इन फ्रीक्वेंसीज को यूज करते हैं। तो ऐसे ट्रांसपॉन्डर क्या कहलाते हैं, L बैंड ट्रांसपॉन्डर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो यहां पर यदि अपन बात करें तो डेफिनेशन क्या बनेगी, ऐसी रेडियो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज टू 2 गीगाहर्ट्ज के बीच होती है, इन रेडियो वेव्स को कलेक्टिवली L बैंड कहा जाता है, ठीक। इसके बाद एस वेव। एस का मतलब क्या होता है, शॉर्ट वेव। तो यहां पर ऐसी रेडियो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 2 गीगाहर्ट्ज टू 4 गीगाहर्ट्ज के बीच होती है, ऐसी रेडियो वेव्स को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, माइक्रोवेव्स कहा जाता है। अब देखो रेडियो वेव्स को भी दो पार्ट्स, देखो रेडियो वेव माइक्रोवेव में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव से ज्यादा होती है। तो याद रखना, कई बार यदि अपन बात करें तो 300 मेगाहर्ट्ज को जैसे क्रॉस करोगे तो 300 मेगाहर्ट्ज को क्रॉस करने के बाद जितनी भी रेडियो वेव्स होती हैं, सारी की सारी रेडियो वेव्स आपकी माइक्रोवेव्स कहलाती हैं, ठीक है। तो यू कैन कॉल दीज वेव्स एज माइक्रोवेव्स टू, ओके। नेक्स्ट कम्स C बैंड। यहां पर C का मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज बिटवीन S एंड
एक्स। अब फिर वही बात है, या तो बोल लो ऐसी रेडियो वेव या ऐसी माइक्रोवेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 4 गीगाहर्ट्ज टू 8 गीगाहर्ट्ज के बीच होती है, इनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? सी बैंड कहा जाता है। नेक्स्ट कम्स एक्स बैंड, ठीक है ना। इसको किस में यूज किया गया था? वर्ल्ड वॉर 2 में किया गया था। किसके लिए? फायर कंट्रोल। युद्ध हो रहा है, आग वाग लग रही है, आगजनी हो रही है, तो फायर कंट्रोल करने के लिए एक्स बैंड को यूज किया जा रहा है, ठीक है। और इसको एक्स का मतलब यहां पर होता है एक्सोटिक। सो ऐसी माइक्रोवेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 8 गीगाहर्ट्ज टू 12 गीगाहर्ट्ज होती है, इन फ्रीक्वेंसीज को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? एक्स बैंड कहा जाता है। इसी तरीके से एक होता है केयू बैंड। फिर कहानी कैसे बनेगी इसमें? केयू, केयू का मतलब होता है कर्ज अंडर, ये जर्मन वर्ड है बेसिकली, कर्ज अंडर, ठीक है। तो कर्ज का मतलब जर्मन में क्या होता है? शॉर्ट होता है, ठीक है। तो ऐसी माइक्रोवेव्स जिनका फ्रीक्वेंसी 12 गीगाहर्ट्ज टू 18 गीगाहर्ट्ज के बीच होता है, इनको कलेक्टिवली केयू बैंड कहा जाता है। फिर ऐसी माइक्रोवेव जिनका फ्रीक्वेंसी 18 गीगाहर्ट्ज टू 27 गीगाहर्ट्ज होता है, इनको कलेक्टिवली के बैंड कहा जाता है। ऐसी माइक्रोवेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 27 टू 40 गीगाहर्ट्ज होती है, इनको कलेक्टिवली के बैंड कहा जाता है। और फिर ऐसी माइक्रोवेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 40 टू 75 गीगाहर्ट्ज होती है, इनको कलेक्टिवली वी बैंड कहा जाता है। ऐसी माइक्रोवेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 75 टू 110 गीगाहर्ट्ज के बीच होती है, इनको कलेक्टिवली डब्ल्यू बैंड कहा जाता है। और ऐसी माइक्रोवेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 110 टू 300 गीगाहर्ट्ज होती है, इनको कलेक्टिवली एम यानी मिलीमीटर बैंड और जी बैंड कहा जाता है, मिलीमीटर। दिस इज इन द न्यूज ड्यू टू 5G स्पेक्ट्रम। ये 5G स्पेक्ट्रम की वजह से क्या है न्यूज में? आप सोचिए, कल को जो हम 5G स्पेक्ट्रम लाइसेंस करने जा रहे हैं, उसमें हम लोग मिलीमीटर बैंड को यूज करने जा रहे हैं। तो जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है, दीज फ्रीक्वेंसीज आर यूज इन द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग के लिए ये फ्रीक्वेंसीज यूज की जाती हैं। और कल को सपोज करो कि एक सैटेलाइट को लॉन्च किया, उसमें ट्रांसपॉन्डर लगाया, ट्रांसपॉन्डर से कम्युनिकेट करना है। ट्रांसपॉन्डर में क्या होता है? ट्रांसमीटर भी होता है, रिसीवर भी होता है। तो यहां ग्राउंड एंटीना है, ग्राउंड एंटीना है, कुछ सिग्नल भेजे, अब सैटेलाइट तक गए, सैटेलाइट में ट्रांसपॉन्डर था, ट्रांसपॉन्डर के रिसीवर ने उसको रिसीव कर लिया। रिसीव करने के बाद वो फ्रीक्वेंसी ऑल्टर होगी, ऑल्टर होने के बाद जो ट्रांसमीटर होगा ट्रांसपॉन्डर का, वो क्या करेगा? उसे रिट्रांसमिट करेगा और अलग अलग जो आपके स्टेशन हैं, अलग अलग स्टेशन मतलब जहां पर एंटीना प्लेस किया जाता है, वहां तक पहुंचाएगा। तो ये जो कम्युनिकेशन जनरेट होता है, ये रेडियो वेव्स के फॉर्म में ही कम्युनिकेशन जनरेट होता है। ये बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं जो कम्युनिकेट करती हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहां पर हमने पूरी कोशिश करी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बताने की और पूरे टेक्निकल कॉन्सेप्ट बताने की। अल्टीमेटली एट द कंक्लूडिंग पॉइंट आप ये समझ सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कह लो, ठीक है ना, इनमें कम्युनिकेशन के लिए जो हम फ्रीक्वेंसीज यूज करते हैं वो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है। एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी कहां से हमको मिलती है? रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम से मिलती है। थैंक यू।